नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं इस वीडियो के साथ आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है दिनेश दयाल, और मेरा जो पर्पज़ है इस YouTube चैनल को बनाने का वो है टू एजुकेट मैक्सिमम पीपल अबाउट द प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात हो चाहे प्रॉपर्टी लेने की बात हो। जी हाँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि कुछ लोग शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए आते हैं और अपना बहुमूल्य पैसा प्रॉपर्टीज़ में लगाते हैं ताकि उनको एक शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में उनको एक हैंडसम वैल्यू के साथ, एप्रिसिएशन के साथ रिटर्न मिल सके। जी हाँ दोस्तों, साथ में उनका एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि अगर वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको एक रेगुलर इनकम का साधन भी मिल पाए, जिसको हम किराया और इंग्लिश में रेंट बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हम उसको पैसिव इनकम के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो मैं एंड यूजर की बात करता हूँ, जिनका जीवन भर का एक सपना होता है अपना घर, अपना घर और अपना घर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, अपने सपनों का घर लेने से पहले। चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो विला हो, चाहे वो फार्म हाउसेज हो या कुछ और प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी देने के लिए मैंने ये अपना YouTube चैनल बनाया है, जिसमें मुझे आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स मिलते हैं, जिनकी वजह से मैं ऊर्जावान हो जाता हूं और कहीं ना कहीं मेरा ये उद्देश्य और सटीक और सटीक पर्पज़ या एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है वो है प्रॉपर्टी इजगल टू डिस्काउंट। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है, जैसा कि मैंने बताया, घर भी हो सकता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे दुकान भी हो सकती है, ऑफिस भी हो सकता है, फार्म हाउस भी हो सकता है और अपने सपनों का घर भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बदले में डिस्काउंट की जो मैं व्याख्या करना चाहूँगा वो इस तरीके से है। बहुत से लोग, ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी नहीं बना पाते वो कुछ लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से नहीं बना पाते, जबकि उनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, सिर्फ वो सही समय पे सही प्रॉपर्टी में डिसीजन मैच्योर नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिस्काउंट की एक ऐसी चिड़िया है जिसको वो इतना बड़ा बना देते हैं कि प्रॉपर्टी नहीं ले पाते और कहीं ना कहीं उनको एक इस तरीके का नुकसान हो चुका होता है जो वो आने वाले समय में अपने आप रियलाइज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स, ऐसे बिंदु अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रॉपर्टी की कॉस्ट, प्रॉपर्टी के जो प्राइस होते हैं वो किन किन फैक्टर्स की वजह से रखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी में उसके ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं और इन्हीं की वजह से इन सेगमेंट्स की प्रॉपर्टी के रेट तय होते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपके फार्म हाउसेज हो। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ भी चीज़ें डिसऑर्डर में नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं उनका मैं वन बाय वन करके मैं बताना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, एक प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट होती है उसमें ये सारे जो बहुत वैल्यूएबल फैक्टर्स हैं ये बहुत ही बड़े और वाइटल रोल्स प्ले करते हैं। इन्हीं की वजह से एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट तय होती है जो मार्केट वैल्यू पे बिकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली जो कॉस्ट का जो इम्पैक्ट आता है टू हैव ए प्रॉपर्टी प्राइस और कॉस्ट। जी हाँ, नंबर 1 पे आती है लैंड कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, लैंड परचेज करी जाती है, खरीदी जाती है, सबसे पहले ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो बहुत बड़ी होती है, जिसका वॉल्यूम, जिसका टिकट साइज सबसे ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, और ये कमर्शियल लैंड है होगी या रेजिडेंशियल लैंड होगी, इंडस्ट्रियल लैंड होगी, ये
उन पैरामीटर्स पे भी उन लैंड की जो कॉस्ट होती है वो तय की जाती है। जी हाँ दोस्तों, कमर्शियल लैंड का जो प्राइस होगा वो अमूमन बहुत ज़्यादा होता है रेजिडेंशियल लैंड के मुकाबले। तो इस तरीके से अगर किसी भी प्रोजेक्ट की एक कॉस्ट आई है तो उसमें उसका जो ये फैक्टर है वो किस जोन के अंदर आती है, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर आती है, कमर्शियल जोन के अंदर आती है, रेजिडेंशियल जोन के अंदर आती है, या IT एंड ITS जोन के अंदर आती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद नंबर 2 पे जो कॉस्ट आती है वो आती है सैंक्शन। जी हाँ, एक लैंड तो हमने ले लिया, उस पर कौन सा प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं, क्या हम किस शेप में ला रहे हैं, क्या वो रेजिडेंशियल होगा, क्या वो कमर्शियल होगा, क्या वो इंडस्ट्रियल होगा, उसको पास कराने के लिए उसकी एक सैंक्शन कॉस्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, तो एक लैंड की परचेज कॉस्ट होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है जो भी हमने प्रोजेक्ट पास कराना है उसको हमने सैंक्शन कराना है। क्या वो प्रोजेक्ट होगा, कमर्शियल होगा, रेजिडेंशियल होगा, क्या होगा, उसकी एक कॉस्ट आती है जिसको हम सैंक्शन कॉस्ट बोलते हैं, प्रोजेक्ट सैंक्शन कॉस्ट। थर्ड वन आती है अथॉरिटीज़ लीगल फीस एंड चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, अब हमने ये 2 चीज़ करा ली है, लैंड ले लिया हमने, उसको सैंक्शन करा लिया है, इसके बीच में कहीं ना कहीं इसके आगे पीछे अथॉरिटीज़ के जितने भी प्रोसेस हैं उनसे हमें गुजरना पड़ेगा, उनसे डेवलपर को गुजरना पड़ेगा। तो उनकी एक फ़ीस होती है और वो फीस बहुत अच्छी खासी होती है, बहुत भारी भरकम फीस होती है। कहीं ना कहीं 35 से 36 डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे मैं एयर डिपार्टमेंट की बात करूं, चाहे मैं फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की बात करूं, चाहे मैं वाटर डिपार्टमेंट की बात करूं, या हम सीवरेज डिपार्टमेंट की बात करें, तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं जिनसे हमें ये परमिशन लेनी ही पड़ेगी। उसके बिना हमारा प्रोजेक्ट एक ग्राउंड पे नहीं आ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ पे आती है रेरा रजिस्ट्रेशन फीस। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आना है तो एक डेवलपर का अपना रेरा नंबर होगा, एक उस प्रोजेक्ट का अपना एक रेरा नंबर होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो रेरा की कॉस्ट है ये भी उस पर एक बर्डन डालती है। जी हाँ दोस्तों, जो भी उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट होगी कहीं ना कहीं उस रेरा की, और ये जितनी भी मैंने सैंक्शन की कॉस्ट होगी, लैंड की कॉस्ट होगी, या लीगल फीस की कॉस्ट होगी, ये उस पर इम्पैक्ट जरूर डालेंगी। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आता है मटेरियल कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो भी ये हमारे कोई भी अगर बिल्डिंग बनेगी, प्रोजेक्ट बनेगा, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कहीं ना कहीं उसमें मटेरियल लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ जिसमें ब्रिक्स आ जाती हैं, आपका सीमेंट आ जाता है, स्टील्स आ जाती हैं। ठीक है, ये ऐसी कॉस्ट हैं जो बहुत ही बेसिक है और मैंडेटरी हैं। इनके बिना कैसे बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, कैसे प्रोजेक्ट खड़े हो जाएंगे, तो इनका भी एक कॉस्ट इम्पैक्ट आएगा। और दोस्तों इनकी कॉस्ट में भी कुछ ऐसे रोल हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कभी कॉस्ट कम हो जाती है, कभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे स्टील कभी बहुत महंगी हो जाती है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा। सीमेंट कभी बहुत सस्ता हो जाता है, कभी कभार बहुत महंगा हो जाता है। तो आज जो डेवलपर कोई एक चीज़ बेच चुका है, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर बिल्डर 2 महीने पहले 10 फ्लैट्स बेच चुका है, उस टाइम सीमेंट या स्टील की कॉस्ट कम थी, बट आज यानी कि 3 या 4 महीने बाद अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है और उसके बहुत सारे फ्लैट्स यूनिट्स अभी बची हुई हैं और सीमेंट्स और स्टील के रेट बढ़ चुके हैं। तो आप सोचिए उसके लिए कितना एक ये बड़ा एक मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो सिर दर्द हो जाता है कि भाई अब कॉस्ट बढ़ाएं या वही रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसकी पॉकेट से सीमेंट का और स्टील का पैसा ज़्यादा जाना है, बट वो मजबूरी के तहत ज़्यादा कॉस्ट अप्रिशिएट नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है आर्किटेक्चर से लेके, इंजीनियर से लेके और लेबर की कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी खुद अपने इन हाउस प्रोजेक्ट में सेल्फ बियर करती है, जिसकी वजह से ये जो कॉस्ट होती है ये एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है, जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और जब तक आखिरी में एक लास्ट वाली ईंट नहीं लग जाती और प्लास्टर नहीं हो जाता। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसी कॉस्ट हैं जो आनी और जो एक लॉन्ग टर्म पे इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद जो अगली कॉस्ट आती है वो आती है प्रोजेक्ट या एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों, एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें मैंने जैसा भी बताया आर्किटेक्चर से लेकर लेबर, इंजीनियर की कॉस्ट तो रहती है। उसके अलावा एक कंपनी के अंदर कुछ ऐसे
डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे CRM हो गया, अकाउंट्स हो गया, मार्केटिंग हो गया और पेंट्री हो गया। ये ऐसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो हमेशा रहते हैं और इनकी जो कॉस्ट है वो फिक्स रहती है और ये एक तरीके से रेगुलर कॉस्ट के अंदर आती है। थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे होता है, बट इसके अलावा कुछ इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कुछ समय के बाद हमें पता लगते हैं, मेरा मतलब है डेवलपर को, जिसकी वजह से एक प्रॉपर्टी की कॉस्ट पे भी इनका इम्पैक्ट आना बहुत लाजमी है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है एक प्रोजेक्ट की या एक किसी भी, मैं बात करूं चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, उस पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है मार्केटिंग कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो कहीं ना कहीं इनिशियली प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के वक्त इसको बहुत बारीकी से बनाया जाता है, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है और ये कहीं ना कहीं बहुत वेरिएबल रहता है और ये कंटिन्यूस चलता है टिल द स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट एंड एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि सेल्स करने के लिए मार्केटिंग करानी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका होर्डिंग की मार्केट हो, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर में ऐड आ रही हैं, उस टाइप की मार्केटिंग हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है और विजिबिलिटी का एक जोन क्या है, एक एरिया क्या है, ये सारे लोग मिलके तय करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केटिंग के अंदर, राइट। दूसरा, इसके अलावा जो एक अगला फैक्टर आता है वो आता है सेल्स। सेल्स के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका अपना एक कॉस्ट का इम्पैक्ट रहता है। मार्केटिंग और सेल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो अल्टीमेटली ये कुछ ऐसे जो मैंने कॉस्ट के फैक्टर्स बताए जिनका इम्पैक्ट प्रॉपर्टी की कॉस्ट पे आना लाजमी है। अब यहाँ पे एक जो डेवलपर होता है इतनी मेहनत करके, इतनी प्लानिंग के साथ एक प्रोजेक्ट लेके आता है ग्राउंड पे, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट कॉस्ट पे ही प्रोजेक्ट लाता है कि मार्केट में क्या एक स्टैंडर्ड कॉस्ट है, क्या प्राइस है, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउस हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, तो वो उसी सेगमेंट पे, उसी प्राइस के स्टैंडर्ड पे ही वो कीमत रखेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कॉस्ट तो 5,000 स्क्वायर फीट की और वो 10 या 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च करेगा, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप 5,000 का रेट है तो 5.5 का ला सकता है, 6 का भी ला सकता है, 6.5 तक का भी ला सकता है। उसमें क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट, अमेनिटीज़ और क्या क्या वो मटेरियल दे रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो 10 से 20% का कॉस्ट का एप्रिसिएशन हो सकता है, बट अमूमन डेवलपर्स ये नहीं करते। एक पर्टिकुलर जोन के अंदर वो एक मार्केट कॉस्ट पे ही काम करते हैं। अब यहाँ पे एक जो एंड यूजर है या इन्वेस्टर्स है वो कैसे अपना नुकसान कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वो मार्केटिंग टीम या सेल्स टीम के जो एक्सपर्ट हैं उनसे मिलने जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको एक रेट, एक कोटेशन पूरी उनको लेआउट कर दी जाती है। बट अमूमन क्या होता है कि जो एक बायर होता है, जो एक इन्वेस्टर्स होता है, वो फ्लैट या प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड तो है, बट कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट को लेके इतना उसका इतना बड़ा कंसर्न हो जाता है कि वो एक लाइन खींच देता है, एक लकीर खींच देता है कि जी मुझे तो ये प्राइस पे चाहिए। तो वो चीज़ें कई बार नहीं प्रैक्टिकल हो पाती, वो फिजिबल नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कहावत है कि तेल तिलों में से निकलता है और कहीं ना कहीं बिल्डर, डेवलपर्स एक जस्टिफिकेशन चाहता है कि मैं उसको सर्विस भी दूंगा, कल को मैंने को उसको लोन भी कराना है, फैसिलिटीज़ भी देनी है, सर्विस भी देना है, एक एक पेपर उसके डोर स्टेप पे देना है, तो उसके लिए भी डेडिकेटेड लोग हैं, एम्प्लॉय हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन तो चाहता ही है डेवलपर कि भाई ठीक है, मैंने इतनी सारी चीज़ों का रिस्क लिया है, बर्डन लिया है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी एक प्रॉफिट मार्जिन तो ये बनता है। बट कुछ लोग इस तरीके से डील को लेना चाहते हैं कि बिल्कुल जो अनबिलीवेबल प्राइस हो, जो इलॉजिकल प्राइस हो, तो वो नहीं हो पाती सेल, और वो कहीं ना कहीं ऐसे करने की वजह से अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, अपनी जो ड्रीम इन्वेस्टमेंट है, ड्रीम एप्रिसिएशन है, उनसे वो वंचित हो जाते हैं। और जब उसी प्रोजेक्ट पे वो 1-2 साल बाद मुड़ के आते हैं तो उनको वो प्रोजेक्ट बना हुआ नज़र आता है, उस पर बहुत अच्छा रेंटल वैल्यू दूसरों को लेते हुए वो देखते हैं, और कहीं ना कहीं उस मार्केट में, उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं उनको वो जो फ्लैट्स की कीमत है, घरों की कीमत है, वो बहुत आसमान तक छू चुकी होती हैं, और वो कहते हैं कि हम पहले यहाँ आए थे तब ये रेट ये था, आज ये रेट हो गया अनबिलीवेबल। तो बीइंग ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बीइंग ए रेरा एडवाइजर, दिस इज़ माय
हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल इन्वेस्टर्स एंड पीपल एंड प्रॉपर्टी सीकर्स, कभी भी आप एक वर्किंग करें, आप डिस्कशन करें, आप जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी जीएम हैं, आप उनसे डिस्कस करें, आप खुल के बात करें कि जी मैं आपके अपर मैनेजर से मिलना चाहता हूं, तो वो मीटिंग्स होंगी, आपकी कराई जाएंगी। अगर आपको फ्रंट पर्सन पे फेथ नहीं है, आपको लगता है कि वो उसकी पावर नहीं है, हर डिस्कशन तो होता ही है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की अपनी लिमिटेशन, अपनी पावर है, एक जीएम की अपनी लिमिटेशन, अपनी पावर है। तो इसी तरीके से आप ओपनली डिस्कस करें, ये बहुत सीरियस मैटर होता है। तो दोस्तों ये एक ऐसा मैटर होता है जिसमें आपको डिस्कशन करना चाहिए। आप अपनी फैमिली के मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, उनको ऑफिस में भी ला सकते हो। डेवलपर्स की जहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है वो आपको ऑब्लाइज करेगी, चाय कॉफ़ी पिलाएगी, प्लस आपको समय देगी, आपसे डिस्कस करने का समय लेगी। आप ओपनली बोलिए, तर्क वितर्क कीजिए, आप डिस्कशन कीजिए, आप कंपैरिजन कीजिए, आप खुद भी स्टडी कीजिए, आप बताइए कि फला डिस्टेंस पे उस प्रॉपर्टी का रेट वो है। तो एक एग्जीक्यूटिव, एक मैनेजर आपको बताएगा, तरीके से बताएगा कि क्यों है, क्योंकि प्रॉपर्टी में 3 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल रहता है। नंबर 1 आपका कनेक्टिविटी, नंबर 2 डेवलपमेंट एंड नंबर 3 इज इंफ्रास्ट्रक्चर्स। क्या क्या कनेक्टिविटीज़ हैं, क्या आएंगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स वहाँ बन चुका है, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब चीज़ें, और क्या डेवलपमेंट है और क्या होगा, वो भी इसी तरीके से रिलेटेड है। कौन से नए फ्लाईओवर्स आ सकते हैं, मेट्रोज आ सकती हैं, कोई एयरपोर्ट आ सकता है, स्कूल्स बन सकता है, कॉलेज आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइस पे असर आता है, उस पर ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट डालता है। प्रॉपर्टी की मतलब डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, उसके सामने कितना चौड़ा रोड है, ये कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो एक इन्वेस्टर्स को, आम एंड यूजर को, बायर को बहुत बारीकी से समझनी चाहिए। और जो डिस्कशन है वो 1 to 1 होना चाहिए और ओपन होना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सेल्स पीपल, एग्जीक्यूटिव्स कॉल करते हैं और वो उन फ़ोनों को नहीं उठाते, इग्नोर करते हैं। वो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, आप मना कर दीजिए। हम ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज हैं जिनके प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, वो बार बार कॉल करते हैं, बिना टाइम के कॉल करते हैं। वो उस वजह से भी कहीं ना कहीं कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, एंड यूजर इरिटेट हो जाता है। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपको कोई हेल्प करना चाहता है आपके डिसीजन में, तो आप उसकी कॉल उठाइए, आप डिस्कस कीजिए, ओपनली आप डिस्कस कीजिए, इस चीज़ को चैलेंज के रूप में लीजिए। हाँ जी, मुझे बताइए, मुझे समस्या है, मैं यहाँ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ रेट को। तो दोस्तों आज का मेरा जो वीडियो है उस पर आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ आप मुझे कीजिए, और आपके कोई भी ऐसे सुझाव हैं जिन पे मैं कुछ आने वाले समय में वीडियो बना पाऊँ वो भी दीजिए। और मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, ये बहुत बहुमूल्य पैसा, बहुत बहुमूल्य आपका पैसा होता है जिसको आपने खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ है। आप इसको डिस्कशन कीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने लेनी है। कल को प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपको होगा, आपकी फैमिली को होगा। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सबको मेरा नमस्कार एंड